हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल चंदन सर कानपुर में। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं इस समय मैं स्टैटिक जीके शुरू कर चुका हूं और मैंने इसकी क्लास ले भी ली है। आप देख सकते हैं जो हमारा ये चैनल है इस पर आप देखेंगे पीछे जाके तो इसकी क्लास एक आ चुकी है। अच्छा, स्टैटिक जीके जो बच्चे होता है इसका मतलब है कि जो भी आपका जीएस का पोर्शन है उसमें ऐसे आंकड़े है ना जो कि ऑलमोस्ट चेंज नहीं होते हैं, जो कि लगभग फिक्स रहते हैं। ठीक है ना, जितने भी आंकड़े होते हैं वो सारा क्या होता है, स्टैटिक जीके होता है। अच्छा, हर पेपर में इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा रहती है, तो इसीलिए जितनी भी क्लासेस हैं आप इनको ध्यान से देखें। कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि यार ये बड़ा आसान है, मुझे आता है, लेकिन हो सकता है कि उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन छुपे हों जो आपको शायद ना पता हो। अच्छा, आज जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ टॉपिक, ये बड़ा आसान टॉपिक है, लिखा है प्रमुख वचन एवं नारे। तो देखो, वैसे तो वचन और नारे बहुत सारे बच्चों ने पढ़े होंगे, उन्होंने रटे भी होंगे, लेकिन मैं आपको लगभग सभी नारों के साथ बताता जाऊंगा कि उसके पीछे की कहानी क्या है, कब बोला गया, क्या उसकी हिस्ट्री है। ठीक है, तो आप ध्यान से देखें मेरा ये लेक्चर और मुझे उम्मीद है कि इस क्लास के बाद आप काफी कुछ सीख जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो बने रहिए मेरे साथ। क्लास को शुरू करते हैं और देखें पूरी क्लास और अपनी नॉलेज को जबरदस्त तरीके से बढ़ाएं। ठीक है बच्चे, चलो हम शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो देखो, सबसे पहले कई सारे नारे हैं, यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ। देखो, सबसे पहले एक यहाँ पे मैं नारा लिखता हूँ और ये है हे राम, है ना। हे राम जो नारा था ये किसने दिया है, इनको वचन और नारे इंग्लिश में हम स्लोगन बोलते हैं। ठीक है ना, तो हे राम किसने कहा था बच्चे, तो आपको पता होगा कि हे राम जो है ये गांधी जी ने कहा था। किसने कहा था, गांधी जी ने कहा था। ठीक है, गांधी जी ने कहा था। अच्छा, कब कहा था गांधी जी ने, तो मैं आपको बता दूं, हे राम जो है ना, गांधी जी को जब नाथूराम गोडसे ने, है ना, क्या होता, गोली मार दी थी, गोली मार के हत्या कर दी थी। तो गांधी जी की जो हत्या वो कब हुई है, 30 जनवरी 1948 को। और इस दिन 30 जनवरी को हर साल क्या शहीद दिवस मनाया जाता है। इतनी बात समझ आ गई। ठीक है, तो नाथूराम गोडसे ने जब गांधी जी को गोली मारी तो गांधी जी के मुंह से निकले हुए आखिरी शब्द थे जिसमें उन्होंने कहा था हे राम। तो इसलिए काफी ज्यादा ये इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि गांधी जी हमारे देश में राष्ट्रपिता कहलाते हैं और देश की आजादी में लगभग सबसे बड़ा योगदान उनका रहा है, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, अहिंसावादी तरीके से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला है बच्चे, यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो एक नारा है जिसको बोलते हैं करो या मरो, है ना, करो या मरो। तो देखो, करो या मरो जो नारा है ना, ये देखने में तो लग रहा है कि बड़ा ही अहिंसात्मक है ना, अहिंसावादी, मतलब सॉरी अहिंसा नहीं, हिंसावादी, है ना, जिसमें मार काट की बात हो रही है। लिखा ना करो या मरो, यानी कि या तो कुछ कर लो या फिर मर जाओ, ऐसी बात। तो गांधी जी जो थे वो आमतौर पे हिंसा की बात नहीं करते थे, है ना, मार काट की बात नहीं करते थे, लेकिन ये नारा इसके बावजूद भी गांधी जी ने दिया। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखो यहाँ पे, तो ये जो नारा है वो किसने दिया था, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि गांधी जी ने। ठीक है, ये नारा भी किसने दिया था, गांधी जी ने। ठीक है, अब देखो गांधी जी ने ये नारा दिया क्यों, इसके पीछे की कहानी समझो। गांधी जी शुरू से, है ना, गांधी जी सबसे पहले साउथ अफ्रीका गए। साउथ अफ्रीका से लौटने के बाद जब गांधी जी भारत आए 1915 में, उसके बाद वो धीरे धीरे करके भारत में जितने भी आंदोलन चल रहे थे उनमें शामिल होते गए। बहुत सारे आंदोलन आज़ादी के लिए उन्होंने भी चलाए, अंग्रेजों के खिलाफ लड़े, धीरे धीरे कहानी चलती रही। शुरू में कई बार ऐसा हुआ, गांधी जी हमेशा विरोध करते थे और कहते थे कि कोई भी हिंसा नहीं करेगा, कोई भी भारतीय है अंग्रेजों के खिलाफ हिंसा नहीं करेगा, मारकाट नहीं करेगा, आराम से अपनी हम बात रखेंगे और वो हमारी बात सुनेंगे। ठीक है, ये कहानी चलती रही। गांधी जी बहुत लंबा समय बिता दिया, लगभग 25, 30, 35 साल बिता दिए गांधी जी ने। अंग्रेज जो थे वो सुनने वाले नहीं थे, है ना, अंग्रेजों ने कोई बात नहीं सुनी, कोई ढंग से जो रिजल्ट है वो नहीं आ पाया। धीरे धीरे करके गांधी जी की एज भी काफी हो गई, बुढ़ापे में पहुंच गए और फिर लास्ट में जाके गांधी जी को ऐसा लगा कि शायद अंग्रेज ऐसे मानेंगे नहीं, है ना। तब जाके गांधी जी ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया और उस आंदोलन में पूरे देश के लोगों से आह्वान किया गया कि सभी लोग एकजुट हों और अंग्रेजों के खिलाफ लड़े। तब गांधी जी ने नारा दिया देशवासियों के लिए कि या तो करो और या फिर मरो। बात समझ आ गई। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो ये नारा किसने दिया था, गांधी जी ने दिया था। इतनी बात ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बच्चे अगला है, अगला इसके बाद है, जैसे मैंने लिखा स्वराज हमारा, ठीक है, जन्म सिद्ध अधिकार है। स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो ये बात किसने कही थी, तो ये बात कही थी भाई बाल, ठीक है, गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने ये बात कही थी। ठीक है, अच्छा देखो, स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है ना, इसका क्या मतलब है कि जो बाल गंगाधर तिलक है, आपको पता होगा कि
जो बाल गंगाधर तिलक थे वो कांग्रेस के एक नेता थे, कांग्रेस पार्टी में जुड़े रहे, है ना। 1907 में क्या हुआ कि सूरत के अधिवेशन में नरम दल और गरम दल अलग हो गए। इसका ये मतलब था, नरम दल और गरम दल का मतलब क्या है कि कांग्रेस के ऐसे नेता जो नई जनरेशन के थे, नई पीढ़ी के थे, और वो ये कहते थे कि भाई अंग्रेज ऐसे नहीं मानेंगे, है ना, अंग्रेज प्यार मोहब्बत से नहीं माने, इनको मार काट के भगाना पड़ेगा, है ना, ये बात है। और दूसरी तरफ कुछ ऐसे नेता थे जो बड़े अहिंसावादी थे, है ना, पुरानी सोच के थे, वो कहते थे नहीं 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 ऐसा नहीं करना बेटा, ऐसा नहीं, मार काटी सही नहीं है ना। तो ये दो विचारधाराएं बन गई, है ना, जनरेशन का भी फर्क था, सोच का भी फर्क था, तो जो दो विचारधाराएं बन गई हैं, इस वजह से क्या हुआ कि जो यंग जनरेशन के लोग थे, जो अंग्रेजों को बोलते थे इन पे दबाव डाल के, इनको डरा धमका के मार काट के भगाया जाएगा, उनको गरम दल के नेता कहा गया, और जो प्यार मोहब्बत से बात करते थे उनको नरम दल का नेता कहा गया। तो नरम दल और गरम दल ऐसे करके दो भागों में सूरत के अधिवेशन में कांग्रेस बढ़ गई। अच्छा, जब जो अगर हम गरम दल की बात करेंगे तो उसमें प्रमुख रूप से कौन से नेता अलग हो गए थे, तो लाल, बाल और पाल, ठीक है, विपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय। इनके अलावा एक प्रमुख नेता और थे, इनका नाम था अरविंद घोष। तो ये लोग सब अलग हो गए, इतनी बात समझ आई। तो जो बाल, पाल और लाल थे, इनमें से ही एक थे कौन से, बाल गंगाधर तिलक, है ना। तो बाल गंगाधर तिलक चाहते थे कि अंग्रेजों को मार काट के भगा दिया जाए बुरी तरह से, और थोड़ा सा दबाव डाला जाए इनके ऊपर, है ना। तो इस वजह से बाल गंगाधर तिलक जो थे, इन्होंने ये नारा दिया था, इन्होंने कहा था कि भाई जो आज़ादी है, स्वराज है ना, स्वराज का मतलब क्या होता है कि मतलब अपना राज, है ना, खुद की आज़ादी। तो उन्होंने कहा था इसके लिए मांगने की जरूरत थोड़ी नहीं, ये तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, कोई भी व्यक्ति गुलाम पैदा थोड़ी ना होता है। उन्होंने कहा तो हमारा देश है भाई, अंग्रेजों ने आके कब्जा कर लिया है। तो ये बात उन्होंने कही, इतनी बात समझा गई, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इसी से मिलता जुलता एक नारा है, इसको बोलेंगे पूर्ण स्वराज, है ना। पूर्ण स्वराज जो नारा है ये किसने दिया था, ये दिया था जवाहर लाल नेहरू ने, ठीक है, किसने, जवाहरलाल नेहरू ने। अच्छा, जवाहरलाल नेहरू ने, है ना, ये जो नारा दिया है ये कब दिया बता दो, पूर्ण स्वराज, ठीक है। देखो अंग्रेजों ने क्या कहा, अंग्रेजों ने, है ना, भारतीयों के सामने एक प्रस्ताव रखा कि हम भारत को एक बार आजाद कर देंगे, है ना, लेकिन भारत जो है हमारा उपनिवेश बन के रहेगा। इसका मतलब क्या है, अंग्रेजों ने कहा कि हम भारत को आजाद कर देंगे, है ना, लेकिन भारत हमारा उपनिवेश बन के रहेगा। इसका ये मतलब था, अंग्रेजों ने कहा हम जब भी चाहेंगे तो हम भारत की जमीन को इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ के बाजार को इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पे अपने सैनिक अड्डे बना सकते हैं, है ना। तो ये सब बात कही थी। तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि नहीं भाई, हमें ऐसी आधी अधूरी आज़ादी नहीं चाहिए, है ना, हमें जो आज़ादी चाहिए वो कैसी चाहिए, पूरी चाहिए। तो इन्होंने कहा पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज मतलब पूरी तरह से आज़ादी, हमारा खुद का सारा अधिकार हो खुद पे, है ना, हमारे देश पे। तो इन्होंने ये नारा तब दिया था। इतनी बात समझाई बच्चे, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक नारा है, इसको हम बोलते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं जय हिंद, जय हिंद, ठीक है। अच्छा, जय हिंद के बाद एक है, इसको बोलेंगे दिल्ली चलो, दिल्ली चलो, है ना। और इसके बाद एक था तुम मुझे खून दो, है ना, और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, है ना। ये नारे हैं, तो ये तीन नारे हैं, एक ये है, एक ये है और एक ये है, ठीक है। तो ये तीनों नारे किसने दिए, तो आपको पता चल गया होगा ये किसने दिए थे, सुभाष चंद्र बोस, है, किसने दिए, सुभाष चंद्र बोस ने। इसको समझते हैं। देखो सुभाष चंद्र बोस जो थे, है ना, ये एक बहुत ही जबरदस्त व्यक्ति थे, है ना, बहुत जबरदस्त पर्सनालिटी थे। आपने देखा होगा इनके बारे में कई सारे अलग अलग फैक्ट हैं, है ना। इन्होंने ये क्या करते थे कि जैसे एक आम धारणा थी, अंग्रेजों से प्यार से बात करनी, ऐसे करनी वैसे करनी, है ना। ये कहते नहीं, ऐसे नहीं, अंग्रेजों से लड़ना पड़ेगा, खून खराबा करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि अंग्रेज भी ये करते थे। तो वो कहते थे इनको इसी तरह से भगाया जा सकता है। तो इन्होंने क्या किया कि खुद एक सेनापति की तरह हमेशा लीड किया, है ना। कई बार भारत से बाहर ये गए, भारत के बाहर इन्होंने बहुत ज़्यादा समर्थन जुटाया, दूसरे देशों का भी समर्थन जुटाया, दूसरे देशों में जाके बहुत सारे सैनिकों की फौज बनाई, है ना, सैनिकों को तैयार किया। और उसके बाद इन्होंने भारत में आके लड़ाई लड़ने की कोशिश की, लड़ाई लड़ी, है ना, बहुत ज़्यादा इनका रोल था। तो जय हिंद जो नारा था, इसका मतलब क्या है, हिंद की जय हो, यानी कि हिंदुस्तान की जय हो।
दूसरा दिल्ली चलो, दिल्ली चलो इसलिए बोला क्योंकि दिल्ली जाने की बात क्यों कही है कि दिल्ली क्या केंद्र हुआ करता था, है ना। अंग्रेजों के टाइम पे पहले जो राजधानी थी वो क्या थी, बंगाल की थी, यानी कोलकाता, और बाद में दिल्ली हो गई थी। तो दिल्ली से मतलब है कि जब दिल्ली जाएंगे, दिल्ली पे हमारा कब्जा हो जाएगा तो पूरे देश पे हो जाएगा, है ना। तो ये भारत से बाहर थे, क्योंकि भारत से बाहर थे क्या करते थे कि भारत में रहेंगे तो अंग्रेज इनको पकड़ लेंगे, है ना, और हो सकता है फांसी की सजा दे दी जाए। तो इसलिए कई बार ये वेश बदल के भारत से बाहर चले जाया करते थे और वहां पे जाके सैनिकों को इकट्ठा करते थे, लोगों को इकट्ठा करते थे, और उसके बाद कहते थे चलो ठीक है अब चलते हैं और अब हम अंग्रेजों से मोर्चा लेते हैं, है ना। तब इन्होंने जाके क्या कहा कि चलो दिल्ली चलो और झगड़ा, हम लड़ाई झगड़ा जो है करना अगर पड़ेगा तो बिल्कुल करेंगे, पीछे नहीं हटेंगे, अंग्रेजों को मार के भगाएंगे, ठीक है। इसके बाद फिर तीसरे ने बोला तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये बात इन्होंने भारतीयों से कही, ऐसे भारतीयों से कही, है ना, जिनको ये अपनी सेना में भर्ती कर रहे थे, है ना, सैनिक के रूप में। तो इन्होंने कहा कि तुम मुझे खून दो। खून का मतलब क्या है कि जब लड़ाई, जब युद्ध होगा, है ना, तो उसमें खून बहेगा। तो इन्होंने खून को, लेकिन मेरे ऊपर भरोसा रखो, मैं इतनी पावर से, इतनी अच्छे से सुनियोजित तरीके से लड़ूंगा कि आज़ादी दिला के रहूंगा। तब इन्होंने कहा कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो ये बहुत ही महान व्यक्ति रहे जिनका नाम था सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने ये बात कही थी। ठीक है बच्चे, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है इसके बाद है जैसे देश की पूजा ही, ठीक है, राम की पूजा है, ठीक है, देश की पूजा ही राम की पूजा है, ये बात है, ठीक है। अच्छा ये किसने कहा, तो ये एक व्यक्ति थे, इनका नाम था मदन लाल ढींगरा, ठीक है, क्या नाम था, मदन लाल ढींगरा। अच्छा देखो इन्होंने क्या कहा, एक भाई क्रांतिकारी थे, है ना, एक स्वतंत्रता सेनानी थे, देश की आजादी के लिए इन्होंने भी लड़ाई लड़ी। तो इन्होंने क्या कहा, देश की पूजा, इन्होंने कहा कि जैसे हम ईश्वर की पूजा करते हैं, है ना, तो इन्होंने कहा कि देश की पूजा करो, है ना, हमें अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना है, देश की पूजा करो, देशभक्ति दिखाओ, है ना। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना तभी कुछ जो डरते रहते हैं, कोई ऐसे होते हैं जो मौका परस्त होते हैं, अंग्रेजों के साथ मिल जाते थे। तो इन्होंने कहा कि आप देश की पूजा करो, है ना, और ईश्वर अपने आप देख लेगा, वो समझ लेगा कि ठीक है आपने अपने देश की पूजा की, मतलब आपने मेरी पूजा की, है ना, मुझे आप मानते हो। तो यही वजह से कहा जाता है ना कर्म ही पूजा है। तो कर्म ही पूजा का मतलब आपको अलग से पूजा नहीं करनी ईश्वर की, आप जो कर्म करते हैं वही आपकी पूजा के समान है। तो इसी तरह से इन्होंने ये बात कही थी कि देश की पूजा ही राम की पूजा है। हाँ, इतनी बात समझ आई, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला जो नारा है वो देखते हैं, एक इंग्लिश में बोला गया था, ठीक है, कि हु लिव्स, है ना, यहां पे मैं लिख देता हूं, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, ठीक है, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज। अच्छा इसका क्या मतलब हुआ कि कौन जिंदा रहेगा अगर भारत ही मर जाएगा, ठीक है। इसका मतलब है कि ये बात इसलिए कहेगी कि अगर अंग्रेज क्या करेंगे, भारत का पूरा दमन कर देंगे, है ना, जब हमारे देश को ही खत्म कर देंगे तो क्या कोई भारतीय बच पाएगा, नहीं बच पाएगा ना। तो इसलिए उन्होंने कहा कि हु लिव्स, कौन जिंदा रहेगा, इफ इंडिया डाइज, अगर ये भारत मर जाता है। तो ये बात किसने कही थी, तो ये बात कही थी जवाहरलाल नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू। इतनी बात समझ आई, ठीक है। इसके बाद अगला है बच्चे, इसके बाद जैसे मैंने लिखा श्रमेव जयते, श्रमेव जयते। अच्छा देखो इसका क्या मतलब हुआ, जैसे सत्यमेव जयते तो आपने सुना होगा, मुंडक उपनिषद से लिया गया है, सत्यमेव जयते, सत्य की जय हो विजय हो, है ना। ऐसा हमारे जो रुपए सिंबल है, राष्ट्रीय चिन्ह, उसमें भी दिया गया है। लेकिन ये श्रमेव जयते है, श्रमेव जयते मतलब श्रम की विजय हो। श्रम मीन्स क्या होता है, मेहनत, लेबर। तो भारत के जो श्रमिक है उनके लिए नारा दिया गया था। और ये किसने दिया था, तो भारत की एकमात्र जो महिला प्रधानमंत्री रही है, कौन, इंदिरा गांधी जी, है ना, इंदिरा गांधी। तो इन्होंने ये नारा दिया था, क्या, श्रमेव जयते। इतनी बात समझ आ गई, ठीक है। इसके बाद अगला है ना, इसके बाद है जय जवान और जय किसान, ठीक है, जय जवान जय किसान, ये सब लोग जानते होंगे। इसमें कहा गया कि भाई जो हमारे देश के जवान है, जो सीमा पर लड़ते हैं, है ना, जो खुद जागते हैं लेकिन हमें सोने का मौका देते हैं, रात में हम आराम से सोते हैं उनकी वजह से, है ना, तो उनकी जय हो। और जो देश की अन्नदाता है, किसान है ना, जिनकी वजह से हमारा पेट भरता है, तो उनकी भी क्या हो, जय हो। तो जय जवान जय किसान जो नारा था वो किसने दिया था, तो ये हमारे देश के बड़े ही प्यारे और दूसरे प्रधानमंत्री थे, नाम था लाल बहादुर, है ना,
शास्त्री, बहुत ही ईमानदार व्यक्ति थे लाल बहादुर शास्त्री जी। ठीक है, अच्छा इसके बाद अगला जो नारा है वो क्या है, वो इससे कुछ मिलता जुलता है, जो कि है जय जवान जय किसान और जय विज्ञान। ठीक है, कौन सा है, जय जवान जय किसान और जय विज्ञान, है ना। इसमें क्या हमारे जवानों की जय हो, किसानों की हो और किसकी हो, वैज्ञानिकों की हो, विज्ञान को भी शामिल किया गया, क्योंकि समय के साथ साथ जो विज्ञान है ना, विज्ञान और तरक्की मतलब यानी कि टेक्नोलॉजी जो है उनके बिना तरक्की संभव नहीं है। तो इसलिए एक भारत में ऐसे प्रधानमंत्री हुए जिन्होंने भारत के वैज्ञानिकों को भी बहुत ज्यादा प्रोत्साहित किया, है ना। और उनके टाइम पे देश में बहुत सारे ऐसे प्रयोग भी हुए, है ना, साइंस या विज्ञान के क्षेत्र में। तो इनका नाम था अटल बिहारी वाजपेयी जी, अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, इतनी बात समझ आई। तो इन्होंने ये नारा दिया था। यहां तक किसी कोई समस्या? ठीक है, अगर किसी बच्चे को कोई समस्या हो तो आप पूछ सकते हो, ठीक है ना। चलो फिर आगे बढ़े। अगला है बच्चे, इसके बाद है इंकलाब, ठीक है, जिंदाबाद। ठीक है, इंकलाब जिंदाबाद। अच्छा, इंकलाब जिंदाबाद जो नारा है ना, इसकी एक खासियत है, इससे दो क्वेश्चन जुड़े हुए हैं। क्या? एक तो ये लिखा किसने, दूसरा बोला किसने। तो इंकलाब जिंदाबाद जो है वो मोहम्मद इकबाल, है ना, मोहम्मद इकबाल जो थे इन्होंने लिखा था, है ना। और भगत सिंह जो थे, भगत सिंह जी, है ना, इन्होंने इसे पहली बार बोला था। बात समझ आई? ये जो नारा था इसमें दो लोगों का रोल था, ठीक है, कि इंकलाब जिंदाबाद जो नारा था ये लिखा मोहम्मद इकबाल ने था, लेकिन बोला पहली बार किसने था, भगत सिंह जी ने बोला था। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, कोई समस्या हो बच्चे तो बताओ, मैं दोबारा बता दूंगा, ठीक है। आराम समझो, कहानी भी मैं बताता जा रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद क्या है, अगला है वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, है ना, वेदों की ओर लौटो। अच्छा, वेद पुराण हमारे जो पता ही है, चार वेद हैं, कौन से, ऋग्वेद, है ना, सामवेद, अथर्ववेद और इसके अलावा कौन सा है बताओ, यजुर्वेद, है ना। ये जो चार वेद हैं इनकी बात कहेगी कि वेदों को लौटो, वेदों में जो दिया गया उनको पढ़ो, उनको समझो कि भाई भारत की जो महानता है उसके बारे में, उस चीज को समझना, उन चीजों को, है ना। तो उसके लिए ये बात कही गई थी। ये बात कही किसने, तो एक बहुत बड़े समाज सुधारक थे, उनका नाम था स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, क्या नाम था, स्वामी दयानंद सरस्वती। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे इन्होंने ये बोला था क्या, कि वेदों की ओर लौटो। इतनी बात समझ आ गई? ठीक है, आगे है, अगला मैं आपको बताता हूं। अगला जो नारा है वो है संपूर्ण क्रांति, संपूर्ण क्रांति। ठीक है, संपूर्ण क्रांति का मतलब क्या था, पूरी तरह से जो है क्रांति लानी है, अंग्रेजों के खिलाफ हमें खुल के लड़ना है, सभी लोगों को भाग लेना है, ये बात कही गई थी। और ये किसने दिया था, तो ये एक बहुत बड़े नेता, इनका भी भारत में बहुत बड़ा नाम है ना, देश की आजादी में। इनका नाम है जय प्रकाश नारायण। ठीक है, क्या नाम है, जयप्रकाश नारायण। जे, इनको प्यार से शॉर्ट में सब लोग क्या बोलते हैं, जेपी बोलते हैं। इतनी बात समझ, क्या बोलते हैं, जेपी बोलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला इसी तरह से एक नारा है जिसको हम बोलते हैं जय जगत, है ना। कौन सी, यहां लिख देता हूं मैं, क्या नाम है, जय जगत। ये जो नारा है ये किसने दिया, तो ये दिया आचार्य विनोबा भावे, है ना। ये भी बहुत बड़ा एक नाम है, बहुत बड़े समाज सुधारक थे। इन्होंने क्या भूदान आंदोलन चलाया था, है ना। भूदान आंदोलन क्या था कि जो बेचारे गरीब लोग हैं, है ना, उन्हें कुछ जमीन दान की जाए जिससे वो अपना जीवन यापन कर सकें, बड़े बड़े जमींदारों से जमीन को वापस लिया जाए, ठीक है ना। तो एक बहुत बड़े महान समाज सुधारक रहे हैं आचार्य विनोबा भावे जी, है ना। और इन्होंने जो नारा दिया था वो क्या था, जय जगत। अच्छा, विनोबा भावे जी जो थे, है ना, इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन्होंने किस आश्रम की स्थापना की थी,
तो उस आश्रम का नाम क्या था? उस आश्रम का नाम था पवनार आश्रम, और ये कहाँ पे था? महाराष्ट्र में, ठीक है। और ये रहने वाले कहाँ के थे? तो ये आंध्र प्रदेश के थे, इनका जन्म आंध्र प्रदेश में हुआ था। और अगर हम आज की डेट की बात करेंगे, है ना, तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? उसको हम बोल सकते हैं तेलंगाना, है ना, क्योंकि ये अलग हो गया है ना। इतनी बात समझ आ गई सब बच्चों को? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो नारा है वो है आराम हराम है ना, आराम हराम है। तो ये बात किसने कही थी? तो ये कही थी जवाहरलाल नेहरू ने। नेहरू जी थे, ठीक है। मैंने शॉर्ट में सिर्फ नेहरू लिख दिया क्योंकि नेहरू के नाम पे देखो दो लोग फेमस है, एक मोतीलाल नेहरू, एक जवाहरलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू जो थे वो जवाहरलाल नेहरू के पिता थे, ठीक है। तो मोतीलाल नेहरू ने ऐसे कोई खास नारे नहीं दिए हैं, इसलिए मैंने सिर्फ नेहरू लिख दिया है। तो आराम हराम है इन्होंने कहा था। इतनी बात समझा गई? ठीक है। अगला जो नारा वो क्या है? वो है हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, ठीक है। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, ये नारा किसने दिया था? देखो एक ये अलग हो गया, ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है। तो ये दिया था हिंदी में एक बहुत बड़े रचनाकार रहे हैं, उनका नाम है भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है। क्या नाम था? भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इन्होंने यह नारा दिया था, है ना, किसने? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, ठीक है। इतनी बात सबको समझ आ गई? ठीक है। अगर किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत आए, है ना, तो वो मुझे तुरंत बताना, मैं एक बार दोबारा से आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। इतना ठीक है, आगे बढ़े। अच्छा, अगला है विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, है ना। कौन सा है? यहां पे मैं लिख देता हूं, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा ये किसने दिया था? श्याम लाल, ठीक है, गुप्त ने। श्यामलाल गुप्त, और इनको पार्षद कहा जाता था। तो यहां पे मैंने लिख दिया श्यामलाल गुप्त पार्षद, है ना। इतनी बात समझ आ गई? तो ये बात किसने कही थी? विजय विश्व तिरंगा प्यारा। ये झंडा गीत भी हमारा हम कह सकते हैं, इसको श्यामलाल गुप्ता जी ने लिखा था, है ना। ये पहली बार इन्होंने ये दिया था, ठीक। अगला है विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, ये हमारा हो गया। इसके बाद है सारे जहां से अच्छा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, है ना। ये गीत किसने लिखा था? तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारे, ये लिखा था मोहम्मद इकबाल ने, है ना। किसने लिखा था? मोहम्मद इकबाल ने। इतनी बात बच्चे समझ में आ गई? ठीक है। तो मोहम्मद इकबाल ने क्या लिखा था? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, है ना। तो मोहम्मद इकबाल जो थे, है ना, इन्होंने भी एक रचनाकार थे काफी बड़े। इन्होंने कई सारे ऐसे जो वचन और नारे हैं या गीत हैं उनको लिखा था, है ना। तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखें। अगला बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है ना, और वो है क्या कि साइमन कमीशन वापस जाओ। एक ये हो गया, इसके बाद साइमन कमीशन वापस जाओ, ठीक है। साइमन कमीशन वापस जाओ। अच्छा देखो, साइमन कमीशन वापस जाओ ये बात किसने कही थी? तो लाला लाजपत राय, ठीक है। लाला लाजपत राय जी ने कही थी। अब मैं एक चीज तुम्हें बता दूं, देखो बात क्या है, साइमन कमीशन वापस जाओ ये बात कब बोली गई थी? भारत का संविधान बनाने के लिए अंग्रेजों ने, ब्रिटिश सरकार ने एक टीम बनाई। उस टीम में, है ना, साइमन नाम का एक व्यक्ति था जिसको उस टीम का अध्यक्ष बनाया। उस टीम को भारत भेजा। जब भारत भेजा, 1900 साइमन कमीशन का जो गठन है ब्रिटेन में किया गया था। कब? 1927 में। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया, और जब भारत आया तो पूरे भारत में इसका विरोध हुआ। विरोध होने का जो कारण था वो बच्चे क्या था? वो ये था कि अंग्रेजों ने जो टीम बनाई थी किसके लिए? भारत के संविधान लिखने के लिए। उसमें किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था। तो भारतीयों की जो मांग थी वो ये थी कि अगर देश हमारा है, लोग हमारे हैं, संविधान हमारे लिए बनाया जा रहा है,
है ना, तो भारतीयों को भी आप शामिल करो, है ना। जबकि अंग्रेज क्या कर रहे थे कि सिर्फ वो खुद ही हमारा संविधान बना दे रहे थे जबरदस्ती। इसका मतलब क्या था, कहीं ना कहीं हमारे लिए समस्याएं होनी थी, इसी बात का विरोध हो रहा था। तो जब साइमन कमीशन भारत आया तो लाहौर के क्षेत्र में, क्योंकि लाहौर जो है वो पंजाब में पहले पड़ता था और लाला लाजपत राय जो थे वो पंजाबी थे, वहाँ के रहने वाले थे, ठीक है। तो लाहौर में इन्होंने बहुत जोर से विरोध प्रदर्शन किया, है ना, और नारे लगाए साइमन कमीशन वापस जाओ, है ना। जब इतना भारी विरोध प्रदर्शन हुआ तो अंग्रेजों ने क्या किया, लाठी चार्ज करने का आदेश दे दिया, इन पर लाठी चलाने का आदेश दे दिया गया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जब इन लाठी से इनको पीटा गया तो जिसकी वजह से चोट लगने की वजह से इनकी मृत्यु हो गई। तो जब मृत्यु हो गई तो ये एक बहुत बड़े नेता थे, तो भगत सिंह जो थे, है ना, उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो इनकी मौत का बदला लेंगे, और इस वजह से उन्होंने क्या किया, सैंडर्स नाम के एक व्यक्ति को, यानी कि पुलिस वाले को मार दिया था। बाद में अब लाहौर षड्यंत्र केस दर्ज करके और उनको फांसी की सजा दे दी गई थी, किसको, भगत सिंह जी को। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा, साइमन कमीशन वापस जाओ किसने कहा था, लाला लाजपत राय ने कहा था। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। इतनी बात बच्चों समझ में आ गई, ठीक है। अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है जो आपको नहीं पता तो वो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और देख लेते हैं, जैसे है यहाँ पे सरफरोशी की तमन्ना, ठीक है। अब हमारे दिल में है ना, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू है कातिल में, ऐसा आपने सुना होगा ये गीत। इसको किसने लिखा था, तो ये राम प्रसाद बिस्मिल जी थे, राम प्रसाद बिस्मिल जी, है ना। तो राम प्रसाद बिस्मिल, इन्होंने ये बात कही थी। इतनी बात समझ आ गई, ठीक है। तो ये भी बड़े धाकड़ नेता थे, है ना, देश की आज़ादी में इनका बहुत बड़ा रोल था। तो ज्यादातर बच्चे जो हैं, एक दो को छोड़ के लगभग जितने वचन और नारे मैंने आपको बताए हैं, ये सारे के सारे बच्चे कैसे हैं, आज़ादी के पहले हैं, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था ना, तो उसके पहले के हैं। इनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, पेपर में अक्सर ये क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। देखो छोटा सा टॉपिक है ना, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इतना बड़ा टॉपिक नहीं है ना। और इसको मैंने कई सारे ऐसे फैक्ट हैं जो आपको साथ साथ बताते भी गया मैं, है ना, सबको बताई हैं। तो आप इनको ध्यान से पढ़ें। अगर आप इतना पढ़ लेंगे तो मुझे उम्मीद है कि पेपर में 1 नंबर क्वेश्चन आप आराम से कर लेंगे, और मोस्टली पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। तो जबरदस्ती किस तरीके से पढ़ें। स्टैटिक जीके की क्लास में शुरू कर चुका हूँ। देखो स्टैटिक जीके में ज्यादा स्टोरी नहीं होती है, क्या होता है, आंकड़े होते हैं, है ना। तो जो आंकड़े वो पेपर में पूछे जाते हैं, इनमें सब मेन चीज क्या है कि रटना, कितना आप याद कर पा रहे हो। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको समझा के पढ़ाने की, जिससे आपको थोड़ा सा याद भी हो जाए, ठीक है ना। तो ऐसी ही और जबरदस्त क्लासेस के साथ मैं आपसे मिलता रहूंगा। तो मन लगा के पढ़े बच्चों, है ना, और अपना ख्याल रखें। तो जल्दी मिलता हूँ मैं एक और बढ़िया क्लास के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद बच्चों।